नमस्कार मित्रों, मैं पवन सर आज आपके सामने हिंदी का जो टॉपिक चल रहा है हिंदी वर्णमाला, तो उसके अंतर्गत आज जो दूसरा दिन है उसमें आज हम पढ़ेंगे स्वरों का बंटवारा कि स्वरों को कितनी प्रकार से कितनी तरह से बांटा गया है। जीभ के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर और आपका जो कंपन होता है घोषत्व के आधार पर। ये जो 4-5 तरह के प्रकार हैं इनके बारे में हम जानेंगे आज कि किस तरह से स्वरों को बांटा गया है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका हिंदी वर्णमाला, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण। क्या जानेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि स्वरों को हम किस तरह से बांटते हैं। देखिए, सबसे पहले है मात्रा। किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण काल। सबसे पहले पढ़ना है आपको मात्रा या फिर उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर और उसके बाद प्लुत स्वर। इनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। ह्रस्व का मतलब होता है इनके उच्चारण में, जो ह्रस्व स्वर होते हैं तो इनके उच्चारण में बहुत थोड़ा सा समय लगता है। कितना समय लगता है? बहुत थोड़ा सा समय लगता है, बिल्कुल। अब दीर्घ की बात करें तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना। और प्लुत का मतलब होता है कि दीर्घ से भी अधिक समय, यानी कि ह्रस्व स्वर से कह सकते हैं 3 गुना समय लगता है। कितने गुना समय लगता है? 3 गुना। चलिए, ह्रस्व में आपने ह्रस्व स्वर कौन कौन से देखे थे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये जो 4 स्वर हैं ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, या इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इसके बाद दीर्घ में आपने देखा इसी आ का बड़ा हो गया, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसके बाद ए, आए, ओ और आओ। ये आपने देखे थे दीर्घ स्वर में। ठीक है। और ये जो 4 ए, आए, ओ, आओ, ये मिश्र स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर में ये आपका चिन्ह होता है, इस तरह से बना दे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ऐसे। तो ये जो चिन्ह दर्शाता है अवग्रह जैसे कहते हैं, ये दर्शाता है प्लुत को। किसको दर्शाता है? प्लुत को। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, पहला बंटवारा हो गया कि मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर। भाई, हम स्वर बोलते हैं जो, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या होता है? जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर है उन्हें 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला है आपका अग्र स्वर। क्या है? अग्र स्वर। उसके बाद सेकंड नंबर पे मध्य स्वर और उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो आपका पश्च स्वर। देखिए, अग्र स्वर क्या होता है? अग्र स्वर का मतलब होता है जब जिन स्वरों को उच्चारण में या जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं वो जो जिह्वा होती है, ये अगला भाग यदि काम करे तो वह अग्र स्वर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अग्र स्वर के। और मध्य स्वर क्या होता है? मध्य स्वर में होता है कि जो जब हमारा जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण के समय जब जीभ का मध्य भाग काम करे तो मध्य स्वर, और जो पिछला भाग काम करे वो क्या होते हैं? पश्च स्वर। अब देखिए, इनको हमने अलग अलग किस तरह से बांटा है। पहला है आपका अग्र स्वर। ठीक है ना। अग्र स्वर में क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है। किन किन स्वरों में? ई, ए, आए। ये जो 4 स्वर हैं इनको हम अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य का मतलब बीचों बीच, केवल आ, केवल क्या है? ए आपका, जैसे आ बोलते हैं। इसके बाद पश्च स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी पिछला भाग काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऊ, ओ, आओ और आ। जो ओ है ये आगत स्वर है। कैसा है? आगत स्वर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम देखेंगे मुख द्वार या मुख विवर। मुख द्वार या फिर मुख विवर। तो सबसे पहले हम देखेंगे विवृत स्वर। क्या होता है? विवृत, अर्ध विवृत, संवृत
और अर्धसंवृत। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य आपका विवृत का मतलब देखिए मैंने अंग्रेजी अल्फाबेट में लिख दिया ओपन। क्या लिख दिया? ओपन। ओपन का मतलब खुला हुआ। तो जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा मुंह है वो पूरा खुला हो, पूरा खुलता है। क्या खुलता है? पूरा खुलता है। जैसे आ, इतना किसी में नहीं खुलेगा, आ पूरा खुल गया ना, तो जो पूरा मुंह खुल गया वह आपका क्या हो गया? विवृत। केवल बड़ा आ जो है वो विवृत कैटेगरी में है। इसके बाद अर्ध विवृत क्या होता है? यानी हाफ ओपन, मुंह जो है वो आधा खुलेगा। कितना खुलेगा? आधा मुंह खुलेगा। कैसे आधा मुंह खुलेगा देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है, मुख का जो द्वार, द्वार का मतलब मुंह, द्वार का मतलब क्या होता है? मुंह। जो मुंह है जब आधा खुले, जैसे आ, आए, आओ और आ, जो आपकी आगत ध्वनि है। ठीक है, इनमें मुख द्वार आधा खुलता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो है संवृत। क्या है? संवृत। तो संवृत में क्या होता है? क्लोज, यानी जो मुख द्वार है लगभग में बंद ही रहता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद रहता है, क्या रहता है? जैसे ई, तो कहाँ कुछ नहीं खुल रहा, ई खुल रहा नहीं? खुल रहा। अभी बोला था हमने आ, तो ये क्या हो गया? पूर्ण रूप से खुल रहा है, तो विवृत हो गया। और जब आधा खुले तो अर्धविवृत हो गया, अर्ध विवृत हो गया। और संवृत में क्लोज, संवृत का मतलब क्या होता है? क्लोज। मुख द्वार जो होगा वो लगभग कैसा रहेगा? बंद रहेगा। इनमें कौन आता है इस कैटेगरी में? ई और उ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अर्ध संवृत। फोर्थ नंबर जो है अर्ध संवृत, यानी कि हाफ क्लोज। मुख द्वार जो होगा वो कैसा खुला होगा? आधा। तो जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा बंद रहता है वो आधा खुला रहता है। तो आधा बंद किस में रहता है? ए और ओ में। किस में रहता है? ए और ओ में। चलिए, अभी तक हमने जाना मात्रा या उच्चारण की दृष्टि से, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर। अब ओंठों की स्थिति के आधार पर, जो हमारे ओंठ हैं उनकी स्थिति के आधार पर कैसे हम बंटवारा करते हैं। जो ओंठों की स्थिति के आधार पर होता है तो उसमें क्या होता है? देखिए, दो तरह का बंटवारा है इसमें, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी जो आपकी होंठ हैं, जो हमारे होंठ हैं, तो उनके आधार पर दो तरह से बंटवारा किया गया। कौन कौन तरीका, आइए देखते हैं। पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है अवृत्तमुखी। देखिए, वृत्तमुखी का मतलब होता है कि जिन स्वरों को हम उच्चारण करें, हमारा जो मुख है ये वृत्त, वृत्ताकार, वृत्त का मतलब ही होता है गोला। क्या होता है? गोला। वृत्त का मतलब ही होता है गोला। तो ये जो हमारा मुख है ये कैसा होना चाहिए? बिल्कुल गोल खुलना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बिल्कुल गोलाकार खुलना चाहिए। कैसे खुलना चाहिए? बिल्कुल गोल। तो वो हो गया वृत्तमुखी। और अवृत्तमुखी में क्या होता है कि जो हमारा मुंह द्वार होता है वह गोल ना खुल करके आधा गोल, यानी अर्धवृत्त बने। कैसा बने? अर्धवृत्त। उसमें गोलाकार नहीं होता। चलिए देखेंगे परिभाषा के हिसाब से कैसे है। देखिए, वृत्तमुखी का तात्पर्य हो गया जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ जो हैं वो वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। जैसे ऊ, क्या उच्चारण किया? आप प्रैक्टिस करके देखिएगा बेटा। जैसे हमने कहा ऊ, तो मुंह का गोलाकार होना, यही क्या हो गया आपका? मुंह का गोलाकार होना। तो यही वृत्तमुखी के अंतर्गत आएगा। और गोलाकार ना हो तो वो अब अवृत्तमुखी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या बताया आपको? उ, ओ, आओ। तो मुंह जो है वो कैसा हो रहा? गोलाकार बन रहा ना। तो जब गोलाकार बने तो वह वृत्तमुखी हो गया। अच्छा, चलिए इन स्वरों को आ गोल तो नहीं बना, जैसे अभी बना था ओ में गोल बन गया, ऊ इसमें गोल बन गया, आओ इसमें गोल बन गया। तो गोल पहचानना बिल्कुल सिंपल है आपका। ठीक है, इसके बाद अर्धमुखी में क्या है? अवृत्तमुखी जो है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं हम? अवृत्तमुखी। क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में गोलाकार बनेगा और अवृत्तमुखी में गोलाकार नहीं बनेगा। यही ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो देखिए अवृत्तमुखी में क्या है आपका? अवृत्तमुखी में आ, ई और ए और आए। ठीक है, इसके बाद देखिए हवा के नाक व मुंह से, पांचवा प्रकार पढ़ रहे हैं हमने। पहला प्रकार जाना हमने मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, उसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर, फिर तीसरे नंबर मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। अभी हमने जाना फिलहाल में होंठों की स्थिति के आधार पर। किस स्थिति पर? होंठों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार हमने इसमें पढ़े।
एक तो वृत्तमुखी, एक कौन सा वृत्तमुखी, और दूसरा आपने क्या पढ़ा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब होंठ गोल बन जाएं जिन स्वरों के उच्चारण में, और अवृत्तमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में जो है होंठ वृत्ताकार यानी वृत्त का आकार न लें, गोलाकार न बने, तो उसे हम क्या कहते हैं अवृत्तमुखी कहते हैं। अब देखेंगे हम हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, क्योंकि कुछ स्वर होते हैं जो वो क्या होते हैं कि हवा जो है नाक से निकलती है और किसी में नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो उसके आधार पर भी दो प्रकार हैं। एक है निरअनुनासिक या उसी को हम मौखिक स्वर कह लें। एक क्या है निरअनुनासिक और या उसी को कह लें मौखिक स्वर, और एक है आपका अनुनासिक स्वर। कौन सा है अनुनासिक स्वर। तो निरअनुनासिक में क्या होता है या मौखिक स्वर में क्या होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा केवल मुंह से निकलती है। कहाँ से निकलती? केवल मुंह से। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं निरअनुनासिक। और अनुनासिक में क्या होता है, इसमें जो इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इन स्वरों के उच्चारण में हमारा हवा जो है नाक से भी निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी। ठीक है, इतना ध्यान देना आपको। तो हवा के नाक और मुंह के निकलने के आधार पर क्या है निरअनुनासिक, और आपका दूसरा है अनुनासिक स्वर। तो निरअनुनासिक में केवल मुंह से निकलेगी और अनुनासिक में कहाँ से निकलेगी आपकी मुंह और नाक दोनों से। चलिए उदाहरण देख लीजिए। जैसे लिखा आपका निरअनुनासिक स्वर, इनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ इत्यादि, ये सभी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, और निरअनुनासिक हो गया। अब अनुनासिक केवल क्या होता है जिसमें हवा जो है नाक से भी निकले और मुंह से। तो यही जो स्वर हैं आपके सभी यही सम्मिलित इसमें हो जाएंगे। बस इसमें जो आगत ध्वनि है ये चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं, ये इसका संकेत होगा जो ऊपर बैठ जाए, जैसे आ ई, तो नाक से भी निकल रही है और मुंह से भी निकल रही इत्यादि, ये भी शब्द हो जाएंगे। अब जानेंगे हम घोषत्व के आधार पर। किस आधार पर? जो हमारा छठवां और अंतिम प्रकार है घोषत्व के आधार पर। ठीक है ना, 5 हो गए आपके। छठवां लास्ट है घोषत्व के आधार पर। देखिए घोष का अर्थ होता है कि स्वर तंत्रियों में जो श्वसन या ध्वनि है, स्वर तंत्रियों में श्वास या जिसे हम ध्वनि कह सकते हैं उसका कंपन होना ही क्या होता है घोषत्व होता है। समझ में आ गई इतनी बात। घोषत्व का तात्पर्य क्या होता है बेटा कि जो स्वर तंत्रियां हैं हमारी, घोषत्व का अर्थ क्या होता है जो स्वर तंत्रियां हैं हमारी उसमें आपका क्या है, जो स्वर तंत्रियां हैं उसमें श्वास जिसे हम कहते हैं या ध्वनि, उसमें जो कंपन होता है उसी को हम क्या कहते हैं घोषत्व कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने एक नोट लिखा है कि सभी स्वर जो हैं आ से लेकर के आपके जितने भी स्वर हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा 11 या फिर 13 किस तरह से स्वर हैं, तो सभी स्वर जो हैं वो घोषत्व के अंतर्गत आते हैं। तो सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं, ये ध्यान देना। सभी स्वर कैसी ध्वनियां? सघोष ध्वनियां हैं। सभी स्वर कैसी हैं? सघोष ध्वनियां हैं। सभी जितने भी स्वर हैं सभी स्वर कैसे हैं? सघोष ध्वनियां, यानी कि घोषत्व के आधार पर उसमें सभी स्वर सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप ले लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा वास्तव में लग रहा है तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई भी कमी समझ में आए किसी भी वीडियो में तो आप बेझिझक कमेंट में आप कर सकते हैं कि हमें यहाँ दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा निवारण करूँगा। तो एक नज़र डालते हुए आज का जो वीडियो था, टॉपिक था आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो हमने 6 प्रकार इसमें बताए। आपका सबसे पहला जो प्रकार था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इसका विस्तार से वर्णन मैंने पहले वीडियो में किया है। और इसके बाद दूसरा प्रकार हमने पढ़ाया आपको जीव, जो जिह्वा होती है, ठीक है, जो आपकी जीव है उसके प्रयोग के आधार पर। पहला हो गया मात्रा या उच्चारण काल के
आधार पर, फिर जीव के प्रयोग के आधार पर, फिर मुख विवर, जो मुंह खुलता है ना, मुख विवर के आधार पर। तो मुख विवर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो आपका विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है, इनको पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा ओंठों की स्थिति के आधार पर। तो ओंठों की स्थिति के आधार पर भी हमने पढ़ा वृत्तमुखी और अवृतमुखी। वृत्तमुखी गोला बन जाए और अवृतमुखी गोला ना बने, मतलब गोला बनता ही नहीं है अवृतमुखी में, ठीक है। इसके बाद हवा के नाक और मुंह, मुंह और नाक से, नाक और मुंह से निकलने के आधार पर हमने पढ़ा। एक तो आपने पढ़ा अनुनासिक, यानी कि निरअनुनासिक जिसे कहते हैं, एक अनुनासिक, ठीक है, एक अनुनासिक, एक निरअनुनासिक। निरअनुनासिक का मतलब निर माने नहीं, तो निरअनुनासिक यानी कि हवा केवल कहाँ से निकलेगी, मुंह से निकलेगी, और अनुनासिक में हवा कहाँ से निकलेगी, मुंह और नाक दोनों से हवा पास होगी, ठीक है। इसके बाद में आपने अंत में पढ़ा घोषत्व के आधार पर। तो घोष का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं, तो उनके माध्यम से श्वास या ध्वनि में जो कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं, यानी कि घोषत्व के आधार पर। और जितने भी सभी स्वर हैं वो सभी के सभी स्वर किसमें सम्मिलित हैं, घोषत्व में, यानी कि घोष के आधार पर। तो इसमें कौन कौन, अलग अलग स्वरों को नहीं बांटना आपको, इसमें आपके सभी स्वर सम्मिलित हैं। कितने स्वर सम्मिलित हैं, सभी स्वर सम्मिलित हैं। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जो वीडियो आपका, जो अभी तक तो मैंने सभी संस्कृत के वीडियो बनाए हैं, जो टेट के लिए या सीटेट के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आपने सबने सराहना की है। और इसी तरह से मैंने निश्चय किया है कि आपको दिन प्रतिदिन 1-2 वीडियो आपके हिंदी टॉपिक से भी, कल से ही मैंने, आज ये दूसरा वीडियो, कल से ही मैंने हिंदी की वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। अगर आपको वास्तव में पसंद आते हैं या आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं।